तो दुनिया में अब तक न जाने कितनी फ़िल्में बन चुकी है, बेशुमार फ़िल्में बन चुकी है। कुछ अच्छी फ़िल्में हैं, कुछ बुरी है, कुछ बहुत अच्छी है, कुछ बहुत बुरी है। लेकिन दुनिया की अब तक की सबसे बेहतरीन फ़िल्म कौन-सी है? ज़िम्मेदार लोगों ने, फ़िल्म के पंडितों ने इस बात पर बहुत सोच-विचार किया और उनका एक फ़ाइनल डिसीज़न आया। जिस फ़िल्म को इन लोगों ने दुनिया की सबसे बेहतरीन फ़िल्म माना, वो है जापानीज़ फ़िल्म टोक्यो स्टोरी, डायरेक्टेड बाय द ग्रेट यासुजिरो ओज़ू। जी हाँ, एक बड़े लंबे अरसे तक टोक्यो स्टोरी को दुनिया की सबसे बेहतरीन फ़िल्म माना गया। तो क्या है इस फ़िल्म में ऐसा कि इसे दुनिया की सबसे बेहतरीन फ़िल्म माना गया? कहानी तो कोई ख़ास नहीं है, कहानी वही है अमिताभ बच्चन की फ़िल्म बागबान तो आपने देखी होगी, बस वही कहानी है। बूढ़े माँ-बाप और उनके बच्चों के बीच में आया हुआ कम्युनिकेशन गैप। बूढ़े माँ-बाप को बच्चे अपना टाइम नहीं दे पा रहे हैं और अपनी जो बहती हुई, चलती हुई ज़िंदगी है, उसके बीच में ये अपने बूढ़े माँ-बाप को रुकावट समझ रहे हैं। अपनी दुनिया में इन्हें एक मिसफिट मान रहे हैं। तो इतनी मामूली कहानी पर बनी फ़िल्म को दुनिया की सबसे बेहतरीन फ़िल्म किस लिए माना गया? कुछ तो बात होगी इसमें। और बात है डायरेक्टर यासुजिरो ओज़ू के फ़िल्म मेकिंग अप्रोच में। ओज़ू साहब की फ़िल्म मेकिंग अप्रोच की जो सबसे बड़ी ख़ासियत है, वो ये है कि वो अपने एक्टर्स, अपने टेक्नीशियंस सभी लोगों को ये एहसास दिला देते हैं कि कैमरा है ही नहीं। सबके दिमाग में वो ये बात फिट कर देते हैं कि कैमरा ऑन नहीं है और कोई हमें देख नहीं रहा है। तो जब एक्टर इस अप्रोच के साथ एक्टिंग करते हैं, जब उनके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि कैमरा ऑन नहीं है, कोई उन्हें देखने वाला नहीं है, तो वो एक्सप्रेस करने के बजाय सप्रेस करते हैं। वो जो उनके इमोशंस है, जो उनकी भावनाएं हैं, उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते, बल्कि जितना हो सकता है उतना सप्रेस करते हैं। और यही काम टेक्नीशियंस भी करते हैं। जैसे कि बैकग्राउंड म्यूज़िक डायरेक्टर है, वो बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐसा दे रहा है और बिल्कुल एक से तो ना के बराबर है बैकग्राउंड म्यूजिक, तो लेकिन जहाँ दे भी रहा है वहाँ ऐसा दे रहा है कि वो कोई क्लू नहीं दे रहा है। क्योंकि क्लू देवे किसे? उसके दिमाग में तो ये बात बैठी हुई है ना कि कोई उसे देख ही नहीं रहा है, कोई कैमरा चालू नहीं है, कोई ऑडियंस है ही नहीं, तो क्लू देना किसे है? कैमरामैन भी अपनी जो कारीगरी है, जो कलाकारी है, उसके ज़रिए कोई क्लू नहीं दे रहा है। उसकी सिनेमाटोग्राफी एकदम सिंपल है। कैमरा स्टिल है, एक जगह फिट कर दिया गया है और बस वो शॉट जो है वो चल रहा है। कैमरामैन कुछ भी यहाँ वहाँ नहीं कर रहा है, ज़रा सा भी मैनिपुलेट नहीं कर रहा है। ऑडियंस को कोई क्लू नहीं दे रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है ऑडियंस तो है ही नहीं, देखने वाला कोई है ही नहीं, तो क्लू देना किसे? नाउ बिलीव मी, दिस क्रिएट्स मैजिक। जो कुछ भी होता है वो एकदम रियल लगता है, वो उसमें पूरी प्योरिटी है। एक रियल चीज़ में जो प्योरिटी होती है ना, वो पूरी प्योरिटी होती है उसमें। थोड़ा सा भी जो मैनिपुलेशन नहीं है, थोड़ा सा भी एडल्ट्रेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, यानी कोई कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है, एकदम प्योरिटी। और इसी प्योरिटी से ये मैजिक क्रिएट होता है। बिलीव मी, वॉचिंग दिस प्योरिटी ऑन स्क्रीन इज रियली मैजिकल। ऑडियंस के साथ कम्युनिकेशन जो है वो डायलॉग्स के थ्रू नहीं होता है, वर्ड्स के थ्रू नहीं होता है, ये पॉजेस में होता है। जो साइलेंस है वहाँ पर, जो एक्टर खामोश है, उनके चेहरे पे जो भाव आ रहे हैं और वो जो वो लोग सप्रेस कर रहे हैं, वो इतना खूबी से उनके चेहरे पे निकल कर आता है, उनका सप्रेशन, कि एक्सप्रेशन उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। तो जो ये बूढ़े माँ बाप का दर्द है, जो वो अपने आप को एकदम अकेला फील कर रहे हैं, एकदम अनवांटेड सा फील कर रहे हैं, किसी भी डायलॉग्स के थ्रू ये दर्द जो है ना अपनी पूरी प्यूरिटी के साथ कन्वे नहीं हो सकता है। ये अपनी पूरी शिद्दत, पूरी इंटेंसिटी के साथ इसी तरह कन्वे हो सकता है जिस तरह से ओजू साहब कन्वे कर रहे हैं, यानी थ्रू साइलेंसेस, थ्रू पॉजेस एंड थ्रू सप्रेशन। इस पूरी फिल्म में ये बूढ़े माँ बाप कभी भी कैमरे के सामने अपना दुखड़ा नहीं रोते हैं, कभी भी अपने गम को एक्सपोज नहीं करते, और इस वजह से इनके गम की जो वैल्यू है, इनके गम की जो सिग्निफिकेंस है, वो और बढ़ जाती है। गालिब साहब ने कहा था कि जमा करते हो क्यों रकीबों को, एक तमाशा हुआ गिला न हुआ। तो ये गम का रोना रोना, इसका दुखड़ा रोना, ये एक उसको एक तमाशा बना देता है, और इसको सप्रेस करना जो है वो उसकी
सिग्निफिकेंस को और बढ़ा देता है, उसकी इंटेंसिटी को और बढ़ा देता है। इस बात को ओजू साहब ने बखूबी समझाया, न सिर्फ समझाया बल्कि उन्होंने ये भी डिवाइस किया है कि इस फिलॉसफी को फिल्म मेकिंग में कैसे उतारा जा सकता है, इस फिलॉसफी की बेसिस पर फिल्म कैसे बनाई जा सकती है। इनकी सारी फिल्मों में ये कमाल दिखता है। ये फिल्म बहुत ख़ास है बिकॉज ऑफ इट्स यूनिवर्सल स्टोरी लाइन। बड़ा फिल्म मेकर वही होता है जिसको ये पता होता है कि उसे अपने सब्जेक्ट्स के जो इमोशंस है उसे पूरी ईमानदारी से पेश करने हैं, और यासुजीरो ओजू इस मामले में बहुत आगे है। जिस ईमानदारी से वो इन इमोशंस को ऑडियंस के सामने रखते हैं उसका कोई मुकाबला नहीं है। फिल्मों में इंटरेस्ट रखने वाले हर एक शख्स को टोक्यो स्टोरी देखनी चाहिए और यासुजीरो ओजू की जादुई फिल्म मेकिंग को एक्सपीरियंस करना चाहिए। इट्स अ मस्ट।